साथियों, जय मूल निवासी साथियों, मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज के लोग एक ऐलान किए हैं कि अब किसी भी जनरल कैटेगरी को वोट नहीं दिया जाएगा, यानी सवर्णों को वोट नहीं दिया जाएगा। बेशक वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे ओबीसी समाज के ही पार्टी से क्यों न हो, उसे वोट नहीं दिया जाएगा। साथियों, अब ओबीसी के लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है। वह कह रहा है कि ओबीसी समाज जग चुका है, अब किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को वोट ही नहीं दिया जाएगा। अब ओबीसी वर्ग जाग गया है। ओबीसी के लोग पदाधिकारी सभी पंचायत में जाके ये बताएंगे कि सत्ताधारी पक्ष के जो ओबीसी के वर्ग के लोग भी हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के मुखौटे बन के बैठे हैं, उनको भी कोई वोट नहीं दी जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जनरल को वोट नहीं दिया जाएगा और सारे जो ओबीसी का भला करेंगे, जो ओबीसी का समर्थन करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा और उनको चुनकर लाया जाएगा। साथियों, सोचिए, आज से 75 वर्ष यही लोग जग गए होते तो हमारे देश की ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। और ये सोच सभी ओबीसी समाज के लोगों को होना चाहिए। ओबीसी समाज के लोग जग रहे हैं। सही बात है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। बाबा साहब के बारे में, पेरियार ललई यादव के बारे में, ज्योतिबा राव फूले के बारे में, सबके बारे में वो लोग बता रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। इससे लगता है कि अब ओबीसी समाज के लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। यदि इसी तरह से जागृति आती रही तो ओबीसी समाज के लोग जरूर 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री पद पे किसी ओबीसी के व्यक्ति को बैठा सकते हैं। और एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग भी आपका साथ देंगे। ओबीसी के भाइयों से हमारा निवेदन है कि आपका आबादी 52% है। 1931 के जनगणना के अनुसार यदि आप लोग अपने शक्ति का प्रयोग कर देते हैं तो 52% यदि इकट्ठा हो जाते हैं और एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो ये देश, इस देश में पुनः मूल निवासियों का शासन आ सकता है। दोस्तों, ओबीसी को जगाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ओबीसी गांधी के चक्कर में पड़ करके अपने आप को उच्च हिंदू घोषित करने में लगे रहे। इसीलिए ओबीसी के लोग आज पिछड़े हुए हैं। कहीं कहीं तो नौकरियों में नहीं दिखते हैं, इक्का दुक्का कहीं दिख जाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों के लिए ही इस्तीफा दिया था, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि संविधान में ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। यह पूरी तरह से सरकार के दया भावना पे छोड़ दिया गया है। और जब ओबीसी का ड्राफ्ट बना करके सरदार पटेल को दिखाया तो सरदार पटेल ने भी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आज तक तो हम एससी, एसटी को ही पिछड़ा समझते थे, अब और कहां से पिछड़ा लाए हैं जिसका हक अधिकार देने की आप बात करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि लीजिए, अब पिछड़े कौन हैं, इनका संविधान में ही बात कर लिया जाता है, इनकी पहचान कर लिया जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 300 डाला, 340 डाला और ओबीसी के अधिकार को सुरक्षित रखा। उसी के आधार पे काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा करने के लिए संसद के टेबल पे ही नहीं रखा। उसके बाद
340 के तहत ही मंडल आयोग का गठन हुआ। 3743 जातियों को मंडल के सूची में शामिल किया गया था, लेकिन बहुत मुश्किल से जब मंडल आयोग लागू हुआ तो बहुत मुश्किल से 1.5% ही आरक्षण लागू हो पाया और आज तक अभी तक 27% में केवल 5.4% ही ओबीसी के लोगों को भागीदारी मिल पाई है। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ओबीसी की आबादी 52% है, लेकिन इनको आरक्षण केवल 27% दिया जाएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यानी ओबीसी की आबादी यदि 52% है तो ओबीसी को आरक्षण भी 52% मिलना चाहिए, लेकिन संविधान के विरोध में जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद क्रीमी लेयर किया जाता है। क्रीम का मतलब होता है मलाई, लेयर का मतलब होता है परत, मलाईदार परत। यानी जिस ओबीसी की आबादी आमदनी 1 साल का 1 लाख रुपए है उसे नौकरी नहीं दिया जाएगा। यानी जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बना सकता है उसको आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा, और जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ही नहीं सकता है उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो जब कोई वैकेंसी निकलती है तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आवेदन कर नहीं पाता है, और जिसके ऊपर क्रीमी लेयर लगा है वो भी आवेदन नहीं कर पाता है। तो बाद में ब्राह्मण रिपोर्ट लगाता है कि SC, ST, OBC के कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं, और जो मिले हैं वे लायक नहीं हैं, उनके अंदर मेरिट नहीं है, लायक नहीं है। लायक नहीं है का दूसरा मीनिंग नालायक है। ये सीट खाली जा रही थी इसलिए इसे सामान्य कोटे से भरा जाता है। यानी एक तरफ से आरक्षण तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण छीनने का प्रयास कर रहा है। तो हमारा जो है दाल में नमक के बराबर क्रीमी लेयर उसे पहाड़ के जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो पांव से लेकर के सर तक क्रीम में डूबा हुआ है, जिसकी देश की संपत्ति पे 94% कब्जा है, उसको बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा फैसला है कि मंडल आयोग की जो जातियां राज्य स्तर के जातियां से टैली खाती है उसे ही मंडल के सूची में शामिल किया जाएगा। तो मंडल के सूची में 3743 जातियां थी और 1998 जातियां ही राज्य स्तर के जातियां से टैली खाई। इस प्रकार से 3743 में से 1998 घटा दिया जाए तो 1745 बचता है। 1745 जातियों को बहुत ही षड्यंत्र के तहत इन्हें मंडल के सूची से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों पहले तो 22.5% आरक्षण से ही ब्राह्मण परेशान था, लेकिन जब मंडल आयोग लागू हुआ और 27% और आरक्षण मिल गया तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो हमारे कोटे से कुछ नहीं जा रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि SC, ST के कोटे से कुछ नहीं जा रहा है, ये तो ब्राह्मणों के हैसियत से जा रहा है। अरे जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारा हरवाही चरवाही दुराही करते थे, जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारे जूते की सिलाई करते थे, आज उसी का बेटा बाबू बन करके, अधिकारी बन करके, कार में बैठ करके हमारे अगमे से ऐंठ के चल जात बा, उतना हमारे छतिये पे कोदो दर्द है। जिसके बाप दादा की औकात नहीं थी कि हमारे सामने कुर्सी पे बैठने का, आज उसी का बेटा कार में बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, अब हम तुमको नौकरी करवाते हैं। तब 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने एक कानून लाया, LPG
काला कानून LPG, यानी L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के तहत सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं है, यानी न रही बांस न बजी गे बांसुरी। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो नौकरी कैसे पाओगे? तो दोस्तों, OBC के लोगों को ये समझ नहीं आता है कि 16 नवंबर 1992 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था वो हमारे समर्थन में दिया गया है कि विरोध में दिया गया है। लेकिन अब हमें खुशी हो रही है कि OBC के समाज के लोग, मध्य प्रदेश में जो OBC का महासभा है उसके लोग ऐलान कर दिए हैं कि अब हमें सवर्णों को यानी जनरल को वोट ही नहीं देना है, चाहे वो किसी पार्टी से आए। यदि यही सभी देश के OBC के लोग अमल कर लेते हैं तो हमारे देश में बिना खूनी संघर्ष के लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक ख्याल करिएगा आप लोग, EVM से लोग घोटाला करके सरकार बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और पुनः बिहार के चुनाव में भी देख चुके हैं कि ये लोग किस प्रकार से EVM से घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए हमें आंदोलन जरूर करना होगा और करना चाहिए, तभी हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो करके इस मनुवादी सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। क्योंकि आज तक विदेशी हमारे देश में राज करता चला आ रहा है, जो बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के किसी देश में जाता है उसको रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। उसको हम लोग दया करके उस पर कपड़ा देते हैं, दवा देते हैं, खाना देते हैं दया करके। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इतना दयावान थे कि अपना पूरे देश को ही इन सवर्णों को, आर्यों को दे दिया और आज हमारे ऊपर ही ये लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक हमको बहुत ही खुशी का संदेश मिला है कि ऐसे जो घोषणा किए हैं OBC समाज के लोग, OBC महासभा के लोग, यदि उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में यदि किया जाता है तो OBC समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस देश के शासन बहुत जल्दी हो सकते हैं, शासक बन सकते हैं, इस देश पे अपना राज कायम कर सकते हैं। तभी सम्राट अशोक का भारत बन सकता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत बन सकता है, पेरियार ललई यादव के, पेरियार EV रामास्वामी नायकर के, ज्योतिबा राव फूले के सपनों का भारत बन सकता है। और ऐसा भारत रहेगा जहाँ पे संविधान लागू होगा। संविधान का मतलब ही सब मने बराबर, और विधान यानी सबको बराबर हक देने वाला कानून लागू होगा। तब हमारे देश में जातिवाद समाप्त हो करके, ऊंच नीच की खाई पाट करके समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगा। तो दोस्तों, एक अच्छा पहल है और इसका आप लोग स्वागत करिए। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।